अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था के पिता किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन। पूछेगा वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किनकी है? तो एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर? तो पूछेगा कि अर्थव्यवस्था के पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। इनकी पुस्तक कौन थी? वेल्थ ऑफ नेशन। अब अर्थव्यवस्था का डिफिनीशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है नहीं जिसका आर्थिक क्रियाएं और उसके क्रियात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये सब आपको जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए। नहीं, आगे चलते हैं, थोड़ा देख लीजिए आराम से, फिर लिखिएगा पीडीएफ में। खुला अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सुनिए बात, यह नियंत्रण मुक्त और स्वतंत्र प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी बाजार में आकर अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। जैसे यहाँ कोई आया और किसी को मंच दे दिए पढ़ाने के लिए, कोई भी आके पढ़ा सकता है। इसमें किसी तरह से किसी प्रकार का कोई रोक नहीं होता। वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? खुला अर्थव्यवस्था। बात समझ में? दूसरा है वैश्वीकरण, इसी से जुड़ा हुआ है, गलत लिख दिया है। वैश्वीकरण होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक नहीं। किसी देश का पूंजी, सुनिए, किसी देश का पूंजी श्रम तकनीक किसी अन्य देश के पूंजी और श्रम के साथ जुड़ा हो तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। भारत में 1990 और 91 के बीच में 3 शब्द आया। 90 और 91 के शब्द में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। तो पूछेगा भारत में एलपीजी की अवधारणा कब आई? 1990 और 91। एलपीजी लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब भारत का यदि श्रम और पूंजी किसी अन्य देश के श्रम और पूंजी के साथ अटैच करेगा तो उसे क्या कहेंगे? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ही खुली अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है। अब भारत है, भारत बोलेगा आइए आप अमेरिका और भारत में आकर व्यापार कीजिए। तो जब भारत अमेरिका का तकनीक यहाँ आकर लगाएगा तो यहाँ का श्रम काम करेगा कि नहीं? पूंजी काम करेगा कि नहीं? तो अमेरिका का श्रम और पूंजी भारत के श्रम और पूंजी के साथ जब काम कर रहा है उसे क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन। क्या कहेंगे? वैश्वीकरण। तो पूछेगा वैश्वीकरण की भारत में शुरुआत कब हुई? 1990 और 91 के दशक में। 1990 और 91 के। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? या निजीकरण अर्थव्यवस्था, या इसी को दूसरी दुनिया कहते हैं। जब संसाधन पर किसी निजी क्षेत्र का नियंत्रण हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निजीकरण या पूंजीवादी। जैसे मान लीजिए कि आपका खेत है, उस खेत को रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया, नहीं, अब वो कैसा हो गया? पूंजीपति वर्ग के हो गया। यदि देश का संसाधन पर पूंजीपति वर्ग का अधिकार हो गया, या भी हो रहा है, देखिए इस देश को भी अडानी और अंबानी चला रहे हैं, लोग कहते हैं ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार का जो संसाधन है उस पर नियंत्रण किसका हो गया? निजीकरण का। किसके होगा? अब आप जाते हैं, आपका खेत है, कोई और आम तोड़ लेगा तो आपके खेत पर अधिकार है। इसका मतलब वो क्या? आपकी निजी प्रॉपर्टी है। तो जब किसी खास संसाधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? निजीकरण। तो ये क्या इंस्टीट्यूट निजीकरण नहीं है? ये भी तो निजीकरण है। रोहित जी का कोचिंग है, तो ये क्या हुआ? निजीकरण किसी खास व्यक्ति का है। बताइए। तीसरा व्यवस्था हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? सुनिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जब संसाधन पर अधिकार सरकार का होता है। किसका अधिकार? सरकार। तो ध्यान रखिएगा, जब संसाधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा तो उसे निजीकरण कहेंगे। जब संसाधन पर, संसाधन क्या होता है बताइए? मनुष्य के उपयोग में जो भी वस्तु आएगा उसको संसाधन कहेंगे। जैसे पेड़ पौधा, लकड़ी, कलम। ये कलम मेरे काम में आ रहा संसाधन, माइक संसाधन है। मनुष्य क्या संसाधन है? हाँ, मनुष्य भी एक संसाधन है। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं वरन बनाए जाते हैं। और गांधी ने कहा कि संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, नहीं उसके लालच को कभी पूरा नहीं कर सकता। तो दोनों स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, काम आएगा। नहीं, जिम्मरमैन ने कहा संसाधन पर अधिकार, और निजीकरण क्या हुआ? संसाधन पर अधिकार किसका हो गया? बस उसी को पूंजीवादी कहते हैं। तो पूछ देगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या निजीकरण, तो वही बात है। नहीं, अब आइए साम्यवादी अर्थव्यवस्था।
जब संसाधन पर अधिकार जनता का होता है, किसका होता है? जनता। किसका? जनता। तो ध्यान रखिएगा। अब चीन में कैसा सरकार है? साम्यवादी। चीन में और समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत रूस से हुई थी। कहाँ से? तो ध्यान रखिएगा बात। भारत में भी पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था था, लेकिन वर्तमान में भारत में अब मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था? तो पूछ सकता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। कैसी? तो इसका मतलब क्या है मैडम? सुनिए गौर से। संसाधन पर अधिकार सरकार और निजी दोनों क्षेत्र का होगा। सरकार का संसाधन पर अधिकार जब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का होता है, उसको क्या कहेंगे? मिश्रित। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो भारत की अर्थव्यवस्था को कौन, कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। कौन सा? मिश्रित। याद रखें, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश फ्रांस है। कौन है? कौन है? और भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। कैसी है? तो क्या आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझे? जब संसाधन पर अधिकार किसका होगा? निजी क्षेत्र का। नहीं, जब संसाधन पर अधिकार सरकार का होगा, उसे क्या बोलेंगे? समाजवादी। क्या बोलेंगे? और साम्यवादी किसे बोलेंगे? जब संसाधन पर अधिकार जनता का हो जाए। किसका हो जाए? और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा? जब संसाधन पर अधिकार सरकार और जनता, सरकार और निजी क्षेत्र, सरकार और निजी क्षेत्र का हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आई भाई क्षेत्र कहते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा है एलपीजी भारत में कब आया? 1990, 91। क्लियर? ध्यान रखें। अब पूछेगा वैश्वीकरण क्या है? समझ गए? किसी देश का पूंजी श्रम तकनीक किसी अन्य देश के पूंजी श्रम के तकनीक के साथ जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे? वैश्वीकरण। इसमें आयात और निर्यात पर किसी प्रकार का बैन नहीं होता है। अगर भारत आयात निर्यात पर फाउंडेशन करेगा तो अमेरिका भी कर देगा भारत पे। बात समझ में? आप अमेरिका को बोलेंगे आप आइए, इंडिया का मार्केट खुला है, आप भी बेचिए। अमेरिका भी बोलेगा ठीक है, आप भी इंडिया के हैं, आप आइए अमेरिका और बेचिए। इसलिए एफडीआई को मंजूरी दिया गया है। एफडीआई लिखिए, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई है ना। मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब कौन क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र का संबंध हमारे पर्यावरण से आएगा। बात सीधा बात समझ लीजिए। इसमें कृषि आएगा, वन आएगा, मत्स्य आएगा, मुर्गी पालन आएगा, मछली पालन आएगा। ये सब किसमें आएगा? क्या? चारागाह आएगा। ये सब किसमें आएगा? तो पूछेगा भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका कितना योगदान है? 13.2। कितना परसेंट? कितना? अब द्वितीय क्षेत्र उसे कहेंगे उद्योग, बिजली और गैस को कौन सा क्षेत्र कहेंगे? द्वितीय क्षेत्र। कितना? 1 नंबर आना तय है आपका परीक्षा में, यहाँ से 100% आएगा। और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान 26%। कितना परसेंट? तो याद रखिए, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है? पर्यावरण से। किससे है? पर्यावरण में ना कृषि आता है, वन आता है, मत्स्य आता है, पानी आता है, सब आता है। लेकिन उद्योग किस क्षेत्र में रहे? बिजली भी उद्योग है, गैस उत्पादन भी उद्योग। क्लियर? तृतीय क्षेत्र में कौन क्षेत्र है पंडित जी? कौन क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। कौन क्षेत्र? कौन क्षेत्र? जैसे आप गए, आप देखिए बस पे चढ़ के, तो बस का ड्राइवर चलाता है, कंडक्टर रहता है, पैसा लेता है, आपको सेवा दिया कि नहीं? होटल में घर बैठ गए, जाओ एक प्लेट पनीर दो प्याजा लेकर, तो सेवा दिया कि नहीं? पैसा दे दिया। तो जिस चीज में सेवा होगा, आप गए प्लेन से, एयर होस्टेस आती है टेबल लगा के, देखिए कि नहीं? हाँ, आपका स्वागत कर। तुम चढ़ा है कभी? तो तुम कैसे बुझे आपका स्वागत करते हैं? तुम्हें ही आदमी जो है माला लेके जाता है, एयर होस्टेस को पहना देता है। लो स्वागत में नहीं कभी केम छो वाले अच्छे बोला हम नहीं बुझे, मार्क्स दे दे में से। एक आदमी गया प्लेन में, उसको पता नहीं था, बंगाल में एरोप्लेन में चढ़ा, तो बोला केम छो भाले अच्छे, तो बोला आचो बाचो छोड़ मछली देते। तो सेवा क्षेत्र में कौन सा है? परिवहन। कौन सा? तो जहाँ भी आपको सेवा मिलेगा, देख लेना, रेलवे आपका कैसा सेवा है? सेवा क्षेत्र। तो जहाँ भी पैसा देकर कुछ आपको मिलता है, वो कौन सा रहेगा? तृतीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र? सबसे अधिक भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान तृतीय क्षेत्र का। किसका? किस क्षेत्र का? और सबसे कम किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का। सबसे कम? सबसे कम। तो पूछेगा भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? किस क्षेत्र का बाबू रे? तृतीय क्षेत्र। अब चतुर्थ क्षेत्र आइए, आने वाला समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान इसी को होगा, और इसका नाम है सूचना और प्रौद्योगिकी। क्या नाम है? अब आपका मोबाइल किस क्षेत्र में आएगा? किस क्षेत्र में? मोबाइल से चतुर्थ क्षेत्र प्रौद्योगिकी। तृतीय क्षेत्र था सेवा, मोबाइल सेवा क्षेत्र में आएगा। कि फोन करते हैं, हेलो हम दीदी बोले छो, तो आदमी निकला फोन लेके गया, आपके दीदी को दिया, लो बात कर लो, 8 पर की बैठ बजाइए। ऐसा है क्या?
तो सीधा डायरेक्ट जाता, हाँ दीदी बोल की हाल छो, कोई आया बीच में, तो जब बीच में नहीं आएगा तो वो कौन प्रौद्योगिकी, कोई आता उसमें फोन लगाता, फोन लगाती, कोई महिला निकलती है फोन ले जाके उसको देती आपकी बहन को, तब बात करवाती, तो कौन चतरा जाता। समझ रहे नहीं, ये हम समझा रहे हैं आपको। कोई अगर सेवा करेगा आपको तो वो तृतीय क्षेत्र हो। आप कौन खरीद, उसको क्या बोलेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीफोन, मोबाइल, नहीं रेडियो, ये सब किस क्षेत्र में आएगा, आने वाला क्षेत्र में सबसे अधिक भारतीय अर्थव्यवस्था में इसी का होने जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग फोन, मोबाइल, टेलीफोन इसी से जुड़े रहते हैं। तो याद रखिए, तो आपसे पूछेगा चतुर्थ क्षेत्र किससे है, सूचना। प्राथमिक क्षेत्र किससे है, इससे हमारा पर्यावरण, वन, कृषि, सब किस में आएगा, द्वितीयक में उद्योग, द्वितीयक में, तृतीय में सेवा, तृतीय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, सेवा, किसका, सेवा, तृतीय क्षेत्र का। चतुर्थ में क्या आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, हो गया। अब ये जीडीपी क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अब सुनिए, एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर, ये दरोगा में पूछा था प्रश्न इस बार, एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित विभिन्न क्षेत्रों की अंतिम वस्तु, विभिन्न क्षेत्रों की अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य, सुनिए, किसी एक निश्चित सीमा में, इस सीमा में मान लीजिए एक निश्चित सीमा, जैसे भारत का सीमा है, भारत के अंदर विभिन्न क्षेत्रों की अंतिम वस्तु, विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों की अंतिम वस्तु और जो सेवा का मूल्य होगा, मौद्रिक मूल्य, वही जीडीपी कहलाएगा और यह सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। तो पूछा था कि जीडीपी में कौन शामिल होता है, तो जो देश के अंदर नहीं, देश के अंदर उत्पादन होगा विभिन्न क्षेत्र में, उसे ही हम क्या कहेंगे, जीडीपी। क्या कहेंगे, तो जीडीपी होगा किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर, या तो वो एक परिसीमन होगा, या तो भारत हो या अमेरिका हो, मतलब किसी देश में विभिन्न क्षेत्रों की अंतिम वस्तु, अलग अलग क्षेत्र को, और जो सेवा का मौद्रिक होगा, जो उस पे मूल कॉस्ट होगा, उसके क्या कहेंगे, जीडीपी। क्या कहेंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भौगोलिक, इसको याद करना है आपको, किसी निश्चित भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में उत्पादित विभिन्न क्षेत्रों की अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी। क्या कहलाता है। अब जीडीपी में क्या रखना है, इसमें भारत में रह रहे भारतीयों एवं भारत में रह रहे विदेशियों का भी उत्पादन शामिल होता है। गौर से सुनिए, भारत में रह रहे भारतीय, यही इंपॉर्टेंट है, भारत में रह रहे, भारत में रह रहे विदेशी, उसका भी क्या होता है, उत्पादन शामिल होता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। क्लियर। तो उसमें याद रखिएगा कि भारत, और भारत में जो विदेशी रह रहा है, अगर वह भी उत्पादन से शामिल है तो क्या वो जीडीपी कहलाएगा, हाँ कहलाएगा, है ना। तो भारत में कोई भी, यही पूछा था दरोगा में कि जीडीपी में कौन शामिल होता है, तो जीडीपी में जो भारत के लोग हैं वो भी शामिल होंगे और जो भारत में विदेशी भी लोग हैं वो भी जीडीपी में शामिल होंगे। बात समझ में, यही पूछा था दरोगा में कि जीडीपी में कौन शामिल होते हैं। कितना सिंपल बात है, भारत और भारत में रह रहे विदेशी वो भी शामिल। अब जीएनपी क्या होता है, नाम है नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें सिर्फ भारत में रह रहे भारतीय और विदेश में जो रह रहे भारतीय हैं उनका जो शामिल होगा वो उसी को कहेंगे हम जीएनपी। एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित, एक वर्ष में उत्पादित विभिन्न क्षेत्रों की अंतिम वस्तु, विभिन्न क्षेत्रों की अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीएनपी। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। अब ध्यान रखना है, इसमें भारत में रह रहे भारतीय, भारत में रह रहे और विदेश में रह रहे भारतीय, विदेश में रह रहे को शामिल किया जाता है। दोनों में अंतर समझ में आया। जीडीपी में भारत और भारत में रह रहे विदेशी शामिल होगा और जीएनपी में भारत और विदेश में जो लोग रह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी कोई दुबई में काम कर रहा होगा और उनकी पूरी फैमिली यहाँ रहेगी, तो कमा के पैसा कहाँ भेजेगा, विकास किसका होगा, तो जीएनपी में शामिल होगा, लेकिन वो जीडीपी में शामिल। यही टेक्निकल प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा, जीएनपी में कौन शामिल नहीं होता है, तो जीएनपी में भारत में रह रहे विदेशी शामिल नहीं। हाँ बोलिए। उसको नागरिकता से तो कोई बहस नहीं है, माने भारत में कोई विजन जी क्यों, क्योंकि कमा के इंडिया ना भेजेगा। अब उसकी कन्या इंडिया में तो भेज देगा नेपाल, जो नेपाल से होके ये थे हमारे कन्या के लिए पाल, ऐसा संभव है। तो ध्यान रखिएगा, यही टेक्निकल बात समझे। जब अभी दरोगा में पूछा था ये प्रश्न, इंडिया है ना, तो भारत में जो भी उत्पादन होगा सब जीडीपी हो जाएगा। जीएनपी नेशनल वाला बात है, तो भारत में भी और विदेश में भी तो जो उत्पादित होगा उसको क्या कहेंगे, जीएनपी। क्या कहेंगे, इससे अच्छा कोई समझाने का तरीका नहीं है जीडीपी और जीएनपी को। और तो दो अंतर हुआ सब ना, कौन
पंचवर्षीय योजना कितना प्रकार का होता है? जो 5 साल तक योजना चलेगा उसे कहेंगे पंचवर्षीय योजना। कौन योजना? ऐसा नहीं भगवान करे पूछते पंचवर्षीय योजना कितने साल के लिए चलता है? 5 साल। कितने साल? 1 वर्षीय योजना कितने वर्ष के? 1 वर्ष के लिए। अनुवर्ती योजना जो है वो समय समय पर चलता है। जैसे अभी 1 साल चला तो फिर अगले साल चल सकता है, फिर अगले साल चले, उसका हर 1 साल के बाद उसका जांच होता है कि इस ये प्लानिंग लाने के बाद क्या यह प्लानिंग सक्सेस है, तो फिर सो ऑन रखा जाएगा। इसी मॉडल को कहते हैं अनुवर्ती योजना। कौन योजना? जिसको करने वाले गुरनाल मिडाल थे। गुरनाल मिडाल कौन थे? गुरनाल मिडाल कौन थे? गुरनाल मिडाल थे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अनुवर्ती योजना को लाने वाले कौन थे? गुरनाल मिडाल। गुरनाल, तो हम बता दें अनुवर्ती योजना 1 साल के आमतौर पे चलता है और यह निर्भर करता है कि जो योजना अगर सक्सेस है तो फिर आगे चलेगा, अगर सक्सेस नहीं है तो फिर वह योजना नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है कि अनुवर्ती योजना 1 साल चलने के बाद पुनः उसकी क्या होती है? जांच होती है। तो पूछा जाता है कौन सा योजना है जिस योजना का 1 साल के बाद मॉनिटरिंग किया जाता है? अनुवर्ती योजना। कौन योजना? और कौन देने वाले थे? गुरनाल मिडाल। कौन नाम थे? गुरनाल मिडाल। कौन थे? अब आइए पहला पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। टोटल भारत में 12 पंचवर्षीय योजना हुआ। कितना? अब भारत में योजना को हटाकर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई 1 जनवरी 2015 को, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी, अपना सुमन। कौन? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम। तो थोड़ा ये याद रखिएगा। तो हम बाबू ने पहला प्लानिंग पढ़ते हैं और प्रथम पंचवर्षीय योजना को याद कर लेते हैं और आपको हम याद कराते हुए ले चलेंगे। आप थोड़ा मेरा साथ दीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। 1951 से देने वाले कौन थे? हेराल्ड होमर। कौन थे? कौन थे? हेराल्ड होमर। और किस पर बल दिया गया है बाबू ने? कृषि पर। किस पर? किस पर? तो याद रखिएगा इसमें 3 बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना चली। 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। पहला भाखड़ा नांगल। कौन सा बाबू रे? कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर? किस नदी पर? किस नदी पर? दूसरा दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर? किस नदी पर? और तीसरा हीराकुंडा महानदी पर। हीराकुंडा कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश आजाद हुए थे तो भारत को कृषि में सशक्त बनाने का उद्देश्य रखा था, क्योंकि भारत को उस समय भोजन तक नहीं था और जब भारत के बच्चे जन्म लेते थे तो कुपोषित हो जाते थे। तो भारत को सबसे पहले तो भोजन चाहिए था। इसलिए सरकार ने जब पहला पंचवर्षीय योजना लागू किया तो उसमें सबसे पहला प्रमुखता क्या दिया गया? कृषि। और भारत के 52% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर है। आज भी जो भारत का सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? एग्रीकल्चर है। कौन सा है? कृषि। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जो नदी घाटी परियोजना है उसको आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी। जिस तरह मंदिर में भगवान को पूजते और आत्मा को शांति करते हैं, उसी तरह खेत तब तक शांति नहीं होगा जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा। बिना पानी की खेती संभव है। इसलिए भारत में पहली बार 3 नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे आधुनिक मंदिर की संज्ञा दे दी। क्या दे दी? आधुनिक मंदिर की संज्ञा दे दी। 1952 में एक कार्यक्रम शुरुआत हुआ, उसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? कौन सा विकास कार्यक्रम? और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो पूछेगा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई बच्चा? 1953 में। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत 1953 में। कब रे? 1953। 1952 में कौन कार्यक्रम? राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन कार्यक्रम? कौन कार्यक्रम? कौन कार्यक्रम? तो ध्यान रखिएगा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। फिर 1955 में एक बैंक बना, उसका नाम है इंपेरियल बैंक। कौन सा बैंक? कौन बैंक? इंपेरियल बैंक। कौन बैंक? तो देखिएगा इंपेरियल बैंक, इसी इंपेरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया और वो क्या बन गया? एसबीआई। क्या बन गया? क्या बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपेरियल बैंक है। कौन सा बैंक? भारत का पहला बैंक कौन सा है? भारत का पंजाब नेशनल बैंक। लिख लीजिए, भारत का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय। तो ध्यान रखिएगा एसबीआई 1955 में बन गया। चलते आगे। अब पहला पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? कृषि। और 3 नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई। कौन कौन? हीराकुंडा महानदी, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर और भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर। 1952 में कौन सा कार्यक्रम? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन कार्यक्रम? और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। 1953 में और 1955 में इंपेरियल बैंक। कौन बैंक बन गया? एसबीआई। कौन बन गया? कौन बन गया? अब आइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से 56 से 61 तक। 1956 से
तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। और मॉडल कार कौन थे? महालोनविस। कौन थे? महालोनविस। और किस पर बल दिया गया? उद्योग पर। किस पर? पूछेगा राउरकेला इस्पात संयंत्र किस कहाँ है? उड़ीसा। केला लेकर गुड़ा जर्मनी। केला लेकर गुड़ा कौन? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है। किस देश के सहयोग से? जर्मनी के। किस देश के सहयोग से? भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। और किस देश के सहयोग से? कहला रूस। किसके? तो देखिए भिलाई रहता है छप्पर पे। भिलाई कहाँ रहता है? अब भिलाई मौसी क्या हो गई? रूस। भिलाई मौसी। तो ध्यान रखिए। अब माँ दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। और किसके सहयोग से खुला? ब्रिटेन। किसके? तो ध्यान रखिएगा, दुर्गा पूजा सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पूरे दुनिया में सबसे अधिक मान लीजिए ब्रिटेन। कहाँ? तो ध्यान रखिएगा। तो पूछेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था? उद्योग। क्या? कौन? कितना उद्योग खोला? 3। कितना? राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा। किसके सहयोग से? भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। क्या? किसके सहयोग से? रूस। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। किसके सहयोग से? 1956 में खादी ग्राम उद्योग की स्थापना है। 1956 में और 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। और वह समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। कौन समिति? और बलवंत राय मेहता समिति कितनी सदस्यीय था? त्रिस्तरीय। कितना स्तरीय? त्रिस्तरीय था। ग्राम प्रखंड जिला। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम बाबू रे प्रखंड और फिर क्या रे? जिला। ग्राम प्रखंड जिला। तो देखिए लिखा हुआ 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर से। राजस्थान के और दूसरा राज्य कौन था लागू करने वाला? आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। कौन था बाबू रे? आंध्र प्रदेश। तो पूछा किस पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। द्वितीय किस पंचवर्षीय योजना में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई? द्वितीय का क्या थीम था? उद्योग। क्या था? खादी ग्राम उद्योग की स्थापना कब हुई? 1956 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कौन योजना में? यानी इनका जो है ना PDF एक करके बनाइएगा। 1 2 3 4 12 योजनाओं को 12 में डाल दीजिएगा। छोटा 66 से 61। 1966 से और देने वाला सैंडी और चक। पहला पंचवर्षीय योजना कौन दिया? विराट होमर। कौन? दूसरा महालोनविस। कौन? भारत में सांख्यिकी के पितामह महालोनविस थे, जिनके याद में 29 जून को क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस। लिख लो ये बात। बल दिया गया किस पे? आत्मनिर्भरता पर बल। भारत की सबसे असफल योजना तीसरा। हम बोलते हैं ना 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। तो 3 तिगड़ा मतलब काम बिगड़ा। सबसे भारत की असफल योजना कौन सी है? तीर्थीय। कौन? और सबसे सफल कौन है? 10। कौन? 10 में हम लोग सफल हो जाते हैं। फर्स्ट डिवीजन से पास, एकदम सीना चौड़ा। नहीं, हम फेल हो गए तो घर से नहीं निकलते। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, सबसे सफल योजना कौन सा योजना? सबसे सफल 10वीं और सबसे खराब 3री। सबसे खराब 1965 में FCI का स्थापना हुआ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो पूछेगा FCI का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? तृतीय योजना में। और कब रे? 1965। EPG का स्थापना हुआ। EPG को ही आप क्या बोलते हैं? सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब EPG कन्वर्ट हो गया सेज में। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन, या इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अभी हाल में किसी परीक्षा में पूछा है कि सेज की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। अब ध्यान नहीं हमको किसी परीक्षा में, लेकिन अभी हाल में किसी परीक्षा में पूछा है कि सेज की स्थापना कब हुई? 1965 में। और FCI की स्थापना कब हुआ? 1965। तो याद रखिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन। पहला सार्वजनिक क्षेत्र संयंत्र EPJ या सेज का पहला कहाँ खोला? गुजरात के कांडला। गुजरात के। तो पहला पूछेगा, पहला भारत का सेज कहाँ है? गुजरात के कांडला में। गुजरात के। तो याद रखिए, वेरी गुड। 30 दिसंबर 1963 को UTI का स्थापना हुई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। याद होगा आप लोगों को, जब आप लोग छोटे होंगे या हम लोग भी छोटे होंगे तो माता पिता UTI में पैसा जमा करते थे। नहीं देखते होंगे, UTI म्यूचुअल फंड।
तो याद रखिएगा 1963 में किसका स्थापना हुआ? यूटीआई का। किसका? याद रखिए यूटीआई का गठन निजी क्षेत्र का पहला FEZ है, पता नहीं ये क्या लिखा है। तो याद रखिए यूटीआई का स्थापना कब हुआ? 1963 में। 1963 में, ध्यान रखिए यूटीआई का स्थापना 1963 में हुआ। अब आइए योजना अवकाश। कुछ समय के लिए योजना, जब तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गई तो योजना पर ब्रेक लगा दिया गया। तो पूछेगा योजना अवकाश पहली बार कब हुआ? 1966 से 69। 1966 से पूछेगा, 1966 से 69। और यहीं पर एक सरल शुरुआत हुआ हरित क्रांति। तो पूछेगा याद आया? याद आया? तो पूछेगा हरित क्रांति की शुरुआत शब्द कौन थे? शुरुआत को नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन कहाँ के थे? अमेरिका। तो हरित क्रांति की शुरुआत दुनिया में सबसे पहले किस देश में हुआ? अमेरिका में। किस देश में? भारत में करने वाले डॉक्टर स्वामीनाथन। डॉक्टर लेकिन हरित शब्द को देने वाला कौन था? विलियम गॉर। कौन था? और ये कहाँ के थे? मैक्सिको के थे। कहाँ के? और इससे क्या चावल और गेहूं खाद्यान्न के लिए था? मुख्य रूप से चावल और गेहूं के लिए शुरुआत किया गया। और सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? गेहूं का। किसको? तो पूछेगा हरित क्रांति किससे था? खाद्यान्न से। किससे? और गोल क्रांति किससे? आलू से। गोल क्रांति। रजत क्रांति अंडा। रजत क्रांति श्वेत क्रांति दूध। श्वेत क्रांति तिलहन क्रांति तेल से, सरसों तिलहन। बादामी क्रांति मसाला। बादामी क्रांति बायोडीजल। कृष्ण क्रांति बायोडीजल। कृष्ण क्रांति। तो ध्यान रखिए विश्व आर्थिक मंदी की जो शुरुआत हुई थी 1929 में, और कहाँ आया था? अमेरिका में आया था। तो पूछेगा पहले बताइए पहला आर्थिक मंदी कब आया? 1929 में। और कहाँ आया? अमेरिका में। पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 में लाहौर में किसने किया? लाला लाजपत राय। लाहौर में लाला लाजपत राय ने। तो क्लियर? बात समझ में आ गया? तृतीय चौथी पंचवर्षीय 1969 से 74 तक। याद रखिए इसको देने वाले अशोक रुद्र और मान। अशोक रुद्र इसका विषय था स्थिरता के साथ विकास। स्थिरता के साथ पहली बार भारत में 19 जुलाई 1969 को गौर से देखिए, यही पूछेगा 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो पूछेगा पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना में? चौथी योजना में। किस योजना में? कितना बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14। कितना? और कितना तारीख को? 19 जुलाई 1969। 19 जून 1969 में कारगिल फार्मूला आया केंद्र राज्य संबंध के बीच। केंद्र राज्य के बीच संबंध के बीच हम पढ़ाए हैं कुछ योजना। सरकारी आयोग कौन सा? केंद्र राज्य संबंध। याद आया? 1983 में। पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए। पूछेगा पुंछी आयोग का संबंध किस चीज से? केंद्र राज्य से। सरकारी आयोग का किससे? केंद्र राज्य संबंध। और कारगिल फार्मूला का संबंध किससे? केंद्र और राज्य से। केंद्र और 1970-71 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड मतलब समझ में? फ्लड ऑपरेशन फ्लड मतलब श्वेत क्रांति। कौन क्रांति? मतलब फ्लड मतलब बाढ़ नहीं रहे। याद रखिए कौन क्रांति? श्वेत। तो पूछेगा भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1970-71 में। और करने वाले कौन थे? वर्गीज कुरियन। कौन थे? और श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से। किससे? तो पूछेगा बताइए श्वेत क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में? और हरित क्रांति की शुरुआत कोनो क्रांति में नहीं हुआ, योजना अवकाश में हुआ 1966 से 69 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद पूछेगा हरित क्रांति की शुरुआत कब? योजना अवकाश में 1966 से 69। श्वेत क्रांति की शुरुआत किस में? चौथी योजना में। कौन में? चौथा क्लास में पढ़ता था ये हरामखोर अशोक। कौन रे? अशोक रुद्र। तीसरा में कौन पढ़ रहा था? सैंडी चक। चौथा में कौन पढ़ा? अशोक। चौथा में अशोक स्थिर लड़का था, स्थिर से रहता था। स्थिरता के साथ विकास। अशोक जो है स्थिरता के साथ 19 साल तक रहा होगा। 19 जुलाई 1969 को कितना बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 14 राज्य। कितना? और 1969 में कौन फार्मूला? कारगिल फार्मूला। कौन फार्मूला? और 1970-71 में कौन आया? कौन? श्वेत क्रांति। कौन क्रांति? याद रखिएगा। क्लियर? निर्धारण किया गया तो गरीबी का जब निर्धारण किया गया योजना आयोग के द्वारा, तो वे लोग गरीब माने जाएंगे जो शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी कम से ऊर्जा कम प्राप्त करते हैं, वो गरीब माने जाएंगे। कैलोरी मतलब भोजन। मतलब अगर भोजन से यदि 2400 कैलोरी आपको नहीं मिल रहा है तो आप गरीब हैं। और शहर क्षेत्र में 2100 कैलोरी नहीं मिल रहा है तो आप गरीब है। आज देखिए शहर का लोग कहता है गांव का लोग खोड़ी होता है। गांव का लोग ना मेहनती है, कितना कैलोरी चाहिए उसको? 2400। और शहर के लोग को कितना चाहिए? वो लोग गरीब माने। पहला रोजगार गारंटी
देने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। कौन है? कौन है? देखिए मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी पहले ये था नरेगा। क्या था? NEREGA था। बाद में इसमें एक शब्द जोड़ा गया मनरेगा। कौन सा? तो महात्मा गांधी, इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो पूछेगा मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब लागू हुआ? 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी और पहला रोजगार देने वाला कौन राज्य था? महाराष्ट्र। कौन था? इसको याद कर लीजिएगा, जाएगा। पांचवा पंडित जी थे। पंडित जी कहलखिन कि अहाँ मंत्र तंत्र पढ़ दिया तो गरीबी भाग जाए। बात बुझे कि नहीं? बुड़बक बनाता है पंडित जी। अब पंडित जी सबसे बड़ा दरिद्र अपने नहीं 5 रुपया तो वो रख लेगा, दहियो चूड़ा खा लेगा, और साथ में जो जजमान को चढ़ल रहेगा वो जजमान वाला लपेट लेगा। कहेगा कि आज से अहाँ के घर में खूब धन है, तो पहले अही के घर में आ जाती, हमारा घर में चले दी दही चूड़ा खाएला। क्या जो बात है कोई पंडित जी ने ना इसमें हाईवे में क्या कर लीजिएगा? है तो है, हमको क्या फर्क पड़ता है। पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, और इसमें किसका नारा दिया गया? गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी बोली गरीबी हटाओ, गरीब बोला इंदिरा को हटाओ, बस इंदिरा हट गई। बात बुझे कि नहीं? गरीबी कहीं हटेगा? गरीबी हटाओ। तो पूछेगा 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पे बल दिया गया? गरीबी हटाओ। किस हटाओ पर? 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया। अच्छा एक बात पहले इस पे पढ़ ले। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई पहली बार। ग्रामीण बैंक का नाम सुने हैं? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, और पहली बार MNP मिनिमम नीड प्राइस की भी शुरुआत हुई। तो पूछेगा MNP की शुरुआत किस योजना में? पंचवर्षीय योजना में। किस योजना में? और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत पहली बार किस योजना में? 5वीं योजना में। किस योजना में? पूछेगा कौन योजना 1 वर्ष पहले समाप्त हो गया? 5वीं योजना। कौन योजना? कौन योजना? गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में? किस योजना में? किस योजना में? तो 1979 की जगह 78 में समाप्त हो गया, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, इनकी सत्ता हट गई थी। बोली गरीबी हटाओ, गरीबी उनको हटा दिया। बात याद रखिएगा। एक चीज हमको ध्यान आया है, सुनिए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम देखते होंगे, बच्चों के लिए जो वो आंगनबाड़ी चला है, यही ICDS पोसार इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं, इसको सिस्टम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम की शुरुआत 1975 में हुआ। कब हुआ? 1975 में। तो यही है तो है आपका बाल विकास परियोजना। नाम सुने कि नहीं? जिसको आंगनबाड़ी कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? 1975 में। कब हुई? कौन योजना में? 5वीं। कौन योजना में? कौन योजना में? याद रखिएगा। लेकिन सर बिहार में तो 6 में कि 8 में जब हो पूरे भारत का प्लान पढ़ेंगे हम लोग। सबसे ज्यादा पोलियो का मामला कब है? पाकिस्तान में। किस देश में? बोको हराम नाइजीरिया का आतंकी संगठन है, जो आपसे नहीं पूछेगा, इसीलिए उड़िया काट दीजिए। एक बात बताइए, हम आपको एक चीज पढ़ाएं 1980 से और बल दिया गया गरीबी और बेरोजगारी पर। गरीबी और अब यहाँ पर नहीं कहा गरीबी हटाओ, अब कहा गरीबी और बेरोजगारी को कम करना। गरीबी और बेरोजगारी को दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। 1980 अब पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई कितना बैंकों का? 14 बैंक। कौन पंचवर्षीय योजना में? चौथी। कौन में? चौथी में। चौथी में ना, तो याद रखिए चौथी। 1969 से 1974 1969 से 74 तक ना। कब हुआ? 1980 में। कितना बैंकों का? कितना बैंकों का? तो पूछेगा दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980 में। यह भी प्रश्न पूछा। कितने बैंकों का? 6 बैंकों। कितनों बैंकों का? देखिए 1980 से 85 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। नेशनल एग्रीकल्चर रूरल फॉर डेवलपमेंट। याद रखिएगा। किस समिति के आलोक में? शिवरमन समिति के आलोक में। किस समिति के आलोक में? और इसका हेडक्वार्टर कौन है? मुंबई। कहाँ है? कौन कहाँ है? द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पूछेगा अनु दीदी, पूछेगा कि कृषि का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? नाबार्ड। कौन सा है? कौन सा है? कौन है? नाबार्ड का भी हेड कौन है? कोई साची करके, साजी, केवी साजी, शायद देख लीजिएगा, केवी साजी। नाबार्ड का भी हेड यही है।
तो देखिए नाबार्ड कृषि का सबसे पूछेगा इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई, तो ध्यान रखिए इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 में हुई। इंदिरा आवास योजना 1985 कब रे बाबू रे, 1985 में। तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत भी कब हुई, 1985। इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। में पर्यावरण संरक्षण पे बल दिया गया 7वीं योजना पर, किस पर, और 7वीं योजना में क्या, आधुनिकीकरण पे बल दिया गया, किस पर, आधुनिकीकरण। 1985 में जवाहर नवोदय विद्यालय की भी स्थापना हुई, सुनिए गौर से। और 1985 में इंदिरा आवास योजना भी शुरुआत हुई, है ना। इंदिरा आवास योजना यहाँ भी लिख सकते हैं। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 में, 85 में कौन योजना में, 7वीं योजना में। 1988 में सेबी की स्थापना हुई, किसकी, सेबी की, नहीं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया। थोड़ा सुनिए यहाँ पर बात, आप लोग थोड़ा दिल थाम के, नहीं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की स्थापना 1988 में हुआ, नहीं, और इसका एक्ट 1992 का एक्ट है, यह भी ध्यान रखिएगा बच्चों। और इसका हेडक्वार्टर कौन है, मुंबई, कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई है। और ये जितने भी शेयर बाजार है उसको नियंत्रित करता है। तो शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाला कौन है, सेबी, कौन है, और सेबी की पहली महिला हेड माधवीपुरी बुच थी, माधवीपुरी बुच। तो पूछे कि पहली महिला हेड कौन है, तो पहली महिला हेड माधवीपुरी बुच है, पहली महिला हेड माधवीपुरी बुच। माधवी, देखिए एक महिला कहाँ पे पहुंच गई है, माधवीपुरी बुच। और आप लोग करते हो परीक्षा, आराम से पास कर जाइए। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, नहीं पढ़े हैं, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में। 1989 में जवाहर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई। तो पूछेगा जवाहर ग्रामीण रोजगार गारंटी की योजना कब शुरू हुआ है, 1989 में, 19 और आज न पढ़ाए 1990 से 92 के बीच योजना अवकाश हो गया, योजना अवकाश फिर हो गया, दोबारा योजना अवकाश हुआ। पहला योजना अवकाश कब हुआ करे, तृतीय के बाद 1966 से 69, और दूसरी बार योजना अवकाश 1990 से 92। यही पर ना एलपीजी आया, नहीं, एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को बोलते हैं उदारीकरण हिंदी में, इसको बोलते हैं बाबू रे निजीकरण, नहीं, और इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। नहीं तो पूछेगा भारत में एलपीजी का शुरुआत कब हुआ, कब हुआ, 1990 से 92 के बीच, ध्यान रखिएगा ये बात। तो थोड़ा इसको लिख दीजिएगा। नियंत्रण करता है शेयर बाजार पर, किस पर, तो ध्यान रखिएगा शेयर बाजार पे नियंत्रण करता है सेबी, यही है। एशिया का सबसे, एक अगला पॉइंट, एशिया का सबसे पुराना, पूछेगा किस योजना पर मानव संसाधन पर बल दिया गया, 8वीं, कौन, 8वां में जब आए तो हमको 8वां वाला चैप्टर में संसाधन मिला, किस पर, और 7वां में क्या था, आधुनिकीकरण, 7वां में, और 8वां में क्या था, मानव संसाधन पर बल, 8वां में। तो ये फ्रांस के मोनेट प्लान से प्रभावित था, फ्रांस के मोनेट प्लान, फ्रांस के, देखिए बिहारी, फ्रांस के मोनेट प्लान से प्रभावित था, फ्रांस के। 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई, और पहला राज्य कौन था, तमिलनाडु, कौन था, तमिलनाडु, कौन था। तो आपसे पूछेगा बताइए कि कौन सा योजना फ्रांस के मोनेट प्लान से प्रभावित था, 8वीं, कौन, और 8वीं योजना किस पर बल दिया गया था, मानव संसाधन, किस पर, पूछेगा कब मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई, 1995, किस राज्य से पहले राज्य, तमिलनाडु, कौन। देखिए 9वीं योजना 1997 से 2002, 1997 से, और इसमें 9 से न्यायपूर्ण विकास। तो ध्यान रखिएगा 9वीं, देखिए कितना आसान है। 6ठी में क्या था, गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन, गरीबी और, 5वां में क्या था, गरीबी हटाओ, 5वां में, 6ठी में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन, 7वीं में तकनीकी, 7वीं में आधुनिकीकरण, 7वीं में आधुनिकीकरण और पर्यावरण, आधुनिकीकरण, और 8वां में क्या था, मानव संसाधन, 8वां में, और 9वां में न्यायपूर्ण विकास, 9वां में 1997 से 2002, 1997 से 2002। देखिए आप पूछेगा, बताओ बच्चों, आपसे यह प्रश्न पूछेगा, कई बार पूछा है, बताइए इस संगम योजना का संबंध किससे, विकलांगता से, किससे। आप देखिए पूछेगा संगम योजना, तो आपको लगेगा नदी उदी का मिलना है,
लेकिन एक्चुअली है किससे ही है? विकलांगता से। किससे? वंदे मातरम योजना का गर्भवती महिलाओं से। किससे? किससे? और हरियाली योजना का संबंध सिंचाई से। हरियाली योजना का संबंध जल संरक्षण के बेहतर के लिए राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? तो जलमैन कौन? राजेंद्र सिंह। और डॉल्फिन मैन भी किसे जाना जाता है? किनको? और 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और 5 अक्टूबर को कौन दिवस मनाते हैं? डॉल्फिन दिवस। कौन दिवस? तो पूछेगा 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस? तो ध्यान रखिएगा। और डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? पटना। कहाँ? कहाँ? और डॉल्फिन कॉरिडोर कहाँ बना जा रहा है? भागलपुर के कहलगांव। भागलपुर के। तो देखिए अगर कभी पूछा संगम योजना किससे? विकलांगता से। किससे? वंदे मातरम गर्भवती महिला। वंदे मातरम हरियाली योजना सिंचाई। हरियाली योजना और जल संरक्षण से 2007। 2002 से सबसे विकास इसी में हुआ, इसलिए इसका नाम सतत विकास। क्या नाम? क्या नाम? ऐसा विकास। सतत विकास मतलब लगातार विकास नहीं, ऐसा विकास। हाँ देखिए कौन ऐसे कौन ऐसे ये क्या लगातार सतत एक सिस्टम। ये अच्छा इस सीटेट में था। अच्छा इसमें क्या है? इसमें बताइए। इसमें मैडम बताइए क्या होता है सतत विकास? बहुत वेरी गुड। लगातार विकास। अरे सतत विकास का ऐसा विकास जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है, उस विकास को सतत विकास कहा जाता है। सतत का अर्थ यहाँ लगातार से नहीं है, सतत का अर्थ यहाँ पर्यावरण से है। ऐसा विकास जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है उसे हम सतत विकास कहते हैं। तो याद रखिए इस विकास को सतत विकास कहेंगे, याद रखिए। अब सुनिए तो 10वीं योजना 2002 से 2007 चला और उसका विषय क्या था? सतत विकास। इसमें राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की गई 2004 से 6। 2004 से तो पूछेगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई? 2004 से 6। 2004 में 5 में RTI आया है। क्या है वो पूछेगा, इसलिए ये MVV आई है। 10वीं योजना भी आप पढ़ के जाएंगे परीक्षा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। RTI 2005 में। RTI याद रखिएगा 1995 के समय में प्रवर्तन नामक एक संस्थान चला रहे थे और उसका नाम था अरविंद केजरीवाल। याद रखिएगा। और ये अरविंद केजरीवाल ही उस समय प्रवर्तन नामक संस्थान चला रहे थे और यही जो प्रवर्तन नामक संस्थान बाद में क्या बन गया? RTI बन गया। कब बन गया? RTI। इसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए आशा एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज जिसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। और यह नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत शुरू होता है। तो पूछेगा आशा किसके तहत काम करती है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की तहत। नरेगा की शुरुआत कब हुई? 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006। और ये 2009 से ये क्या बन गया? मनरेगा। क्या बन गया? तो ध्यान रखिएगा मनरेगा बन गया ये। तो ध्यान रखिए मनरेगा बन गया। तो पूछेगा 7वीं योजना का किससे? सतत विकास से। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरुआत हुआ? 2006। RTI कब आया? 2005। RTI आशा कब आई? 2005। आशा 2000। नरेगा कब आया? 2006। 2004। इस तरह हमारा 10वीं योजना भी समाप्त होता है। अब हम कहाँ भारी है झगड़े करने देवी जी। आइए कोई बात नहीं। 11वीं योजना 2007 से 2012। 2007 से 2012 समावेशी विकास पर बल देना। समावेशी विकास पर बल देना। और 10वीं योजना क्या था? सतत विकास। क्या था? 11वीं योजना का कई बार पूछा है क्या है? समावेशी विकास पर बल। जब 12वीं योजना आएगा तो समावेशी विकास का विस्तार करेगा। इस पर विकास पर बल और अगला वाला विस्तार। क्लियर? तो ध्यान रखिए 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आया था, जिसको ये जो है क्या नाम है राहुल गांधी फाड़ कर फेंक दिए थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक आया था और मिशन की शुरुआत 2 रुपये गेहूं। याद है? 2 रुपया गेहूं मिलता है, 3 रुपये चावल। याद है? रुपया 3 रुपये चावल किस मिशन के तहत मिलता है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम याद रखिएगा। 2010 में राजीव गांधी आवास योजना की भी शुरुआत की गई। राजीव गांधी आवास योजना। अंत्योदय योजना के तहत 2 रुपये गेहूं और 3 रुपये क्या मिलता है? चावल। कौन? 2 रुपये गेहूं और 3 रुपये। मनरेगा के तहत 100 दिन से बढ़ाकर काम करने की दर को कितना दिन बढ़ा दिया? 150 दिन। कितना दिन? क्या कितना दिन? LPG में गंध के लिए क्या मिलाते हैं? मिथाइल मरकप्टन। क्या मिला जाता है? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट याद रखिएगा। सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं। बेंजोएट। क्लियर? तो याद रखिएगा इतना बात। तो 11वीं योजना का क्या था विषय? समावेशी विकास। 2007 में कौन योजना? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। 2010 में कौन? राजीव गांधी आवास योजना। अंत्योदय योजना के तहत 2 रुपया गेहूं और 3 रुपया चावल।
नरेगा के तहत 100 दिन से काम के मजदूरी को बढ़ाकर कितना दिन? 150 दिन। आइए 12वीं योजना। 12वीं योजना में हम क्या बोले? समावेशी विकास का विस्तार। समावेशी विकास का विस्तार 2012 से 17 तक, और इसके बाद ही योजना समाप्त हो गया। ध्यान रखिएगा 2012 में 12वीं योजना के बाद कोई योजना नहीं बना। तो 11वीं योजना में समावेशी विकास पर बल और 12वीं योजना में समावेशी विकास का विस्तार। यह चला नहीं पाया, इसलिए इसमें कोई ज्यादा डाटा नहीं है, क्योंकि 2012 में ही सरकार ने ये जो 12वीं योजना को समाप्त कर दिया। लक्ष्य रखा 17 तक, योजना समाप्त न हो गया। किसका आयोग का सामना हो गया? नीति आयोग का। इस तरह 12वीं योजना में कुछ आपको पढ़ना नहीं है। इस तरह आपका जितना भी 12 योजना है आपका समाप्त कर दिया गया, और इसके बाद शायद हमारे हिसाब से पेज भी नहीं होगा। इसका सर नीति आयोग आ गया। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आविष्कार है, उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। जैसे मोबाइल के आविष्कारक कौन है? मार्टिन कूपर है। रेडियो के खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी है। वायुयान के खोज कौन है? राइट बंधु है। टेलीफोन के खोजकर्ता ग्राम बेल है। बल्ब के खोज कौन कर? जेम्स अल्वा है। काकीजोना और नागोया प्रोटोकॉल का संबंध याद आया? नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे? जैव विविधता से। किससे है? ट्रस्टशिप का सिद्धांत गांधी ने दिया था। ट्रस्टशिप का सिद्धांत शारदा एक्ट 1929 में आया। नहीं, जो बाल विवाह से है। नहीं, लड़कों का उम्र 18 वर्ष और लड़कियों का शायद कितना वर्ष था? नहीं, 14 वर्ष। लड़कों का 14, उसका 18। हाँ, तो वही तो, लड़का का 18, लड़की का 14 वर्ष। शारदा एक्ट 1929 याद रखिएगा। 2016 से 17 में जीडीपी, ये छोड़िए, इसको नहीं पढ़ना है आपको। आगे वाला बात चलते हैं, क्या क्या है वो देख लीजिए। अच्छा चीज लिखा है इसमें, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, काम आएगा आपको। मानव विकास मानव विकास की दृष्टि से क्या इसमें इकोनॉमिक्स पर है। मानव विकास के दृष्टिकोण से भारत का सबसे विकसित राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा है? भारत का पूर्णतः जैविक आधारित कृषि वाला पहला राज्य कौन बन गया? सिक्किम। कौन? कल्याणकारी योजना, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक अमर्त्य सेन है। कौन सेन है? गलती लिख दिया, अमर्त्य सेन। तो इन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। अमर्त्य सेन पूछेगा नहीं, 1998 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। किसका? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पूछेगा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? अमर्त्य सेन, याद रखिएगा। ये भारतीय है। तो पूछेगा किस अर्थशास्त्र के लिए मिला है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। किसका? अब गोल्डन हैंडशेक का संबंध शैक्षिक सेवानिवृत्ति से है। यदि आप किसी नौकरी में कर रहे हैं तो आप गोल्डन हैंडशेक के द्वारा आप स्वयं से अपना नौकरी क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। तो गोल्डन हैंडशेक का संबंध शैक्षिक सेवानिवृत्ति से है। गाडगिल फार्मूला का संबंध केंद्र राज्य से है। नहीं, तो याद रखिएगा। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या से है, याद रखिएगा। विश्व व्यापार के संगठन के सदस्यों की संख्या 169 है। ये छोड़िए, WTO का बदल गया है। आइए, दक्षिणी सुदान अंतरराष्ट्रीय कोष में शामिल होने वाला जो देश है, और सभी लिखा है, खत्म। ये भी छोड़िए, ये मतलब नहीं है आपका। भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सबसे अधिक बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कौन? सबसे तमिलनाडु। और शहरी वाला पूछेगा, शहरी वाला बेरोजगारी में सबसे आगे कौन है? महाराष्ट्र। कौन है? लकड़वाला समिति का, सचिन तेंदुलकर समिति का। और किससे संबंध है? गरीबी से। किससे? नहीं, याद रखिएगा। तो सचिन तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति का नहीं, और रंगराजन समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। तो ध्यान रखिए, रंगराजन समिति का भी संबंध किससे है? गरीबी से। ये तीनों समिति का नहीं, तो इस कहां से? और भारत में इसकी शुरुआत जो करने वाले व्यक्ति, उसका नाम है डॉक्टर विश्वरैया। कौन नाम है? विश्वरैया। कौन नाम है? भारत के पहले इंजीनियर यही थे, विश्वेश्वरैया। वही विश्वरैया, गलत लिख दिया क्या? सब चीज गलत लिखे हुए। विश्वेश्वरैया, भारत के पहले इंजीनियर यही थे। और इनकी पुस्तक थी प्लानिंग इकोनॉमिक फॉर इंडिया। प्लानिंग इकोनॉमिक फॉर, तो ध्यान रखिए, प्लानिंग इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक में 1934 में पहली बार भारत में योजना की शुरुआत की। नहीं, तो ध्यान रखिएगा, प्लानिंग इकोनॉमिक फॉर इंडिया, थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। नहीं, तो योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? रूस में। कहाँ से? और डॉक्टर विश्वेश्वरैया साहब करने वाले थे। और उनकी पुस्तक कौन थी? प्लानिंग इकोनॉमिक फॉर इंडिया। प्लानिंग इकोनॉमिक फॉर इंडिया। और कब है? 1934 में। फिर 1944 में
दो बम्बई के दो बहुत बड़े उद्योगपति और उन्होंने एक प्लान लाया, बॉम्बे प्लान। कौन प्लान? कौन प्लान? तो पूछेगा बॉम्बे प्लान लाने वाले कौन थे? आद्रेसर ईरानी और जे.आर.डी. टाटा। आद्रेसर ईरानी और तो देखिए भारत में किस तरह योजना की शुरुआत हो गई। तो योजना को पहले रूस में शुरू हुआ और भारत में करने के लिए सबसे पहले इस व्यक्ति को जानते हैं और वो व्यक्ति कौन है? विश्वेश्वरैया। और इनकी पहली पुस्तक कौन है? प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। फिर 1944 में बताया है कि बम्बई के दो उद्योगपति, गौर से सुनिए, आद्रेसर ईरानी और जे.आर.डी. टाटा। क्या नाम है? जे.आर.डी. टाटा के द्वारा भारत में प्लानिंग लाने की शुरुआत की गई। आजादी के बाद प्रथम योजना का नामकरण सर्वोदय योजना किया गया। कौन सा योजना? लेकिन यह योजना असफल हो गया। क्या हो गया? तो फिर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का? तो पूछेगा बताइए आजादी के बाद पहला योजना कौन सा योजना था? कौन सा योजना? भारत में प्लानिंग की शुरुआत करने वाले कौन व्यक्ति थे? विश्वेश्वरैया। कौन पुस्तक में? प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। प्लान इकोनॉमिक याद रखिएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। 15 मार्च मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना हुई। तो पूछेगा किस प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का स्थापना हुआ? तो मंत्रिमंडल प्रस्ताव के। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? अब योजना जो बनेगा उसका अनुमोदन करने के लिए 6 अगस्त 1952 को, दोनों इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए एग्जाम के लिए और दोनों लगातार पूछता है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन किया गया। किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का। कब रे? 6 अगस्त 1952। कौन विकास परिषद? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन विकास परिषद? अब भारत में 12 जो पंचवर्षीय योजना के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश की सत्ता पर बैठे 2014 में, तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की शुरुआत की। कौन सा आयोग? कौन आयोग? नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। कौन है बच्चा रे? सुमन बेरी, याद रखिएगा। और सीओ कौन है? वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। इसके सीओ हैं वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक बात बताइए आप हमको, नीति आयोग के हेड कौन होंगे? नीति आयोग के हेड कौन होंगे? प्रधानमंत्री। कौन होंगे? तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के भी हेड। योजना आयोग को समाप्त कर कौन संस्था चल रहा है? नीति आयोग। कौन आयोग? और नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर। और कब स्थापना हुआ? 1 जनवरी 2015 को। हाँ बोलिए, अब क्या बोल रहे हैं? कौन होते हैं? और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? पूछेगा अंतिम उपाध्यक्ष। तो अंतिम उपाध्यक्ष इसके कौन थे? मोंटेक सिंह आहूवालिया। कौन थे? मोंटेक सिंह आहूवालिया। अंतिम उपाध्यक्ष यही थे। इसके बाद यह पद ही समाप्त हो गया। तो मोंटेक सिंह आहूवालिया इस योजना आयोग के उपाध्यक्ष और बैठने वाले अंतिम व्यक्ति। अच्छा बताइए, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन रहे होंगे? अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अब पहले अध्यक्ष कौन रहे होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न पूछ नहीं थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल। अंतिम अध्यक्ष कौन हुए? और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन हो गया? अब ये समाप्त हो गया। इसके जगह कौन आ गया? नीति आयोग। कौन आया? याद रखें। योजना की शुरुआत 1951 से हुई और 2012 में 12वीं योजना के बाद समाप्त हो गई। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है। राष्ट्रीय आय जो देश की आय, उसको कुल जनसंख्या से जब हम भाग दे देते हैं तो ये प्रति व्यक्ति आय लग जाता है। मतलब देश की टोटल आय, अब पता जितना जनसंख्या 121 करोड़ से भाग दे दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा? आय। ये आप सब प्रति व्यक्ति आय ध्यान रखिएगा। एनडीपी पढ़ी ली है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें किस किस का आय शामिल होगा? इसका